मित्रों, नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार पुनः एक बार आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, लगातार हमारे वकील मित्रों के द्वारा झारखंड और झारखंड के बाहर के वकील मित्रों के द्वारा एक रिक्वेस्ट आ रहा है। लगातार वे लोग ईमेल कर रहे हैं कि जो प्रस्तावित एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है उसकी जानकारी उन्हें दी जाए और उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मित्रों, मैं आज इस पर ही मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये हमारे पूरे वकील बंधुओं के हित के लिए है, इसीलिए उन्हें जानना भी जरूरी है। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी आए दिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि वकीलों के ऊपर, हमारे वकील दोस्तों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और हत्याएं भी हो रही हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि किसी किसी स्टेट में तो कोर्ट के अंदर जाकर वकील की हत्या कर दी गई। कहीं पर कोई क्रिमिनल जो है वह उन्हें धमकी दे देता है, कहीं उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, कहीं पुलिस के द्वारा उनके ऊपर ज्यादती की जाती है, उन्हें बिना मतलब का गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब चूंकि वकील एक प्रहरी हैं न्यायिक व्यवस्था के, और ऐसी स्थिति में उनके ऊपर यदि इस ढंग से हमले होंगे तो निश्चित रूप से न्यायपालिका को सुरक्षित रखना, न्यायिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना एक मुश्किल काम होगा। इसके मद्देनजर ही लगातार बार काउंसिल के द्वारा और स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा इस पर गहन चिंतन चल रहा था और इसके परिणाम स्वरूप ही एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में जो रिनाउंड लोग थे हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के, उनको इसका मेंबर बनाया गया और यह सारे लोगों ने मिलकर एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, या जिसे कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के नाम से जानते हैं। मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी यह पास नहीं हुआ है, यह अभी जस्ट प्रस्तावित है। इसका बिल तैयार किया गया है और यह अभी से लोगों से इस पर विचार मांगा जा रहा है, इस पर और वकीलों से परामर्श किया जा रहा है, उनसे सहमति ली जा रही है, उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो यह बिल अभी इसी महीने के 2 तारीख को अभी रिलीज किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर। तो अभी 3 दिन 4 दिन पहले की ही बात है जब यह रिलीज किया गया है। तो मित्रों, इसमें बहुत सारे जो प्रोटेक्शंस के जो प्रावधान हैं वकीलों के लिए वह किए गए हैं। इसमें कुछ 16 धाराएं रखी गई हैं। इसमें सबसे पहली तो यह है और सबसे सर्वप्रमुख है कि किसी वकील को यदि क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है और वकील या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उनकी संपत्ति पर हमला किया जाता है और या फिर उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार किया जाता है, तब इससे प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई वकील किसी मुवक्किल के किसी कॉन्फिडेंशियल बात को किसी को नहीं बताना चाहता है, जैसे पुलिस कभी कभी यह चाहती है कि जो मुवक्किल ने जो कॉन्फिडेंशियल बातें बताई है वकील उन्हें बता दे, उन पर वह तरह तरह से दबाव भी बनाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि पुलिस वह दबाव बनाती है तो इसे भी अनुचित करार दिया गया है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि कोई भी अनुचित दबाव नहीं बना सकता है, किसी को यह नहीं कर सकता है कि आप अपने जो मुवक्किल ने जो बातें आपको बताई है आप उसे हमें लिख करें, हमें बताएं, क्योंकि मुवक्किल हम लोगों को जो बातें बतलाता है वो अपने विश्वास में लेकर बतलाता है, अपने सुरक्षा के लिए बतलाता है। ऐसी स्थिति में हमें कोई इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि हम इस बात को किसी के सामने बतलाएं, किसी दबाव में आकर बतलाएं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट प्रावधान इन सारी चीज़ों का किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी मुवक्किल की पैरवी करने से रोका जाता है, व्यक्ति से हमारा मतलब हमारे अधिवक्ता बंधुओं से है, यदि किसी अधिवक्ता बंधु को, किसी अधिवक्ता को यदि किसी केस की पैरवी करने से रोका जाता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है इस बिल के द्वारा। और साथ ही साथ यदि वकील के विरुद्ध कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है, कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है और उसकी बेइज्जती करता है, तब ऐसी स्थिति में वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो पहली चीज़ों के तहत इसे इन सारी चीज़ों को रखा गया है
और आपको ये बता दूं कि इसे कॉग्निजिबल ऑफेंस के तहत रखा गया है। आप सभी को पता है कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है, और यह गैर जमानती वारंट इसमें जारी हो सकता है। और इसमें किसी व्यक्ति को जिसने यह सारा कार्य किया है वकीलों के विरुद्ध, उसे उसके ऊपर उसे 2 साल से लेकर 6 महीने तक की सजा न्यायालय के द्वारा की दी जा सकती है, और यह प्रावधान उसमें किया गया है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और भी प्रावधान किया गया है कि वकील को जो क्षतिपूर्ति होती है, उस क्षतिपूर्ति भी का भी प्रावधान उसमें किया गया है कि न्यायालय यदि उस चाहे तो उसे क्षतिपूर्ति भी दे सकती है। दूसरी चीज यह है, यह एक बात और भी स्पष्ट किया गया है, यदि किसी वकील के ऊपर कोई केस किया जाता है, आप देखेंगे कभी कभी कोई दबंग लोगों के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कोई वकील खड़ा होता है और उसका केस लड़ने जाता है, तो वह उसे पुलिस के साथ मिलकर वह व्यक्ति किसी केस में फंसा देता है, जिससे कि वह उसके खिलाफ में केस न लड़ सके। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति किसी वकील के खिलाफ कोई केस किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस को उसे तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा कोई केस होता है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस को 24 घंटे के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिसे कि हम कहते हैं, और उसके सामने 24 घंटे के अंदर सारे तथ्य को रखना होगा। जो एफआईआर की कॉपी है उसे देनी होगी, जो एविडेंस की कॉपी है उसे देनी होगी, और यह सीजीएम के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि वह उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या फिर उसे जमानत दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज़ है कि सीजीएम यहाँ पर यह भी आदेश करेंगे कि 30 दिनों के अंदर इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया जाए। टाइम बॉन्ड भी दिया गया इन्वेस्टिगेशन का। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लंबा समय लेती चली जाती है और मेंटली टॉर्चर करती है किसी भी अभियुक्त को, तो यहाँ पर यदि वकील यदि को अभियुक्त बनाया गया है, किसी गलत केस में फंसाया गया है, तब ऐसी स्थिति में उन्हें उनके मामले को सीजीएम के सामने लाना होगा। उसके बिना उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, और सीजीएम इन्वेस्टिगेशन का आदेश देंगे और वह उसे भी 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी बहुत स्पष्ट की गई है, क्योंकि कोई भी वकील, कोई भी अधिवक्ता यदि अपराधी है और वह पहले से अभियुक्त है किसी केस में, वो कि कोई क्रिमिनल का ऑफेंस उसने किया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर यह प्रोटेक्शन लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट किया गया है बार काउंसिल के द्वारा कि वह अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं। अधिवक्ता के वेश में जो अभियुक्त हैं, जो क्रिमिनल हैं, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलने जा रहा है, और एक बहुत ही अच्छी बात है। इसे बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रावधान में रखा गया है। और यह एक और भी प्रावधान बहुत ही अच्छे से डाला गया है इसमें, कि यदि किसी अधिवक्ता को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, सुरक्षा संबंधी कोई खतरा हो, तब ऐसी स्थिति में वह प्रोटेक्शन की मांग कर सकता है। मतलब कि यदि उनको कहीं पर लगता है कि यदि किसी कोई सेंसिटिव केस में वह पर केस लड़ रहे हैं और उन्हें जान से मारा जा सकता है, उन्हें तब ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है, जो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी उसके लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आवेदन देना होता है, और चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन करते हैं। ये कमेटी यह देखती है कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। उसमें वकील के स्टेटस को देखती है, वकील के आचरण को देखेगी, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उनके ऊपर किस तरह का थ्रेट है यह देखेगी। तब ऐसी स्थिति में वो प्रोटेक्शन उन्हें मिल सकता है। और एक बार यदि उन्हें प्रोटेक्शन मिल गया, जैसा कि बिल में प्रावधान किया गया है, तब उसे प्रोटेक्शन को हटाया नहीं जा सकता है। उसे हटाने के लिए जिला जज से, यदि जिला स्तर पर उस वकील को प्रोटेक्शन मिला है, तो जिला जज से उन्हें परमिशन लेना होगा, या फिर यदि वो हाईकोर्ट के लॉयर हैं तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेना होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेना होगा। तभी ये पुलिस प्रोटेक्शन को विड्रॉ कराया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि अधिवक्ताओं को न्यायालय का पदाधिकारी माना जाएगा। ऐसे न्यायालय के पदाधिकारी तो हम पहले से ही हैं, ये सबको पता है कि अधिवक्ता जो होता है वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होता है। लेकिन इसमें भी इस प्रावधान को स्पष्ट किया गया है कि अधिवक्ता जो हैं वह न्यायालय के पदाधिकारी होंगे,
और उन्हें अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। मतलब न्यायालय के पदाधिकारियों को जिस ढंग से ट्रीट किया जाता है और अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट किया जाएगा, इसमें इस प्रावधान को भी बहुत ही स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा एक और भी प्रावधान किया गया है कि अधिवक्ता के साथ यदि कोई ज्यादती होती है तब ऐसी स्थिति में वह कहाँ जाएगा। यदि पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसे मदद मान लीजिए नहीं करती है, तब क्या होगा। तब इसके लिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल के गठन का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। जिसे ग्रीवांस रिड्रेसल सेल का प्रावधान इसमें रखा गया है कि यदि कहीं पर भी किसी को शिकायत करनी हो, लगता है कि कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में अपनी बात को रख सकते हैं। ये ग्रीवांस रिड्रेसल सेल जो है जिला स्तर से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक, ठीक है ना, केंद्र के स्तर तक शिकायत निवारण समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है। और यह जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल होगा उसके अध्यक्ष होंगे जिला स्तर पर उस जिला जज होंगे, और जिला जज जो होंगे वह उसके अध्यक्ष होंगे, और साथ ही साथ बार काउंसिल के सदस्य जो हैं उनके 2 सदस्य होंगे उसमें, बार काउंसिल के और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसके अलावा यदि हाई कोर्ट के स्तर पर गठन किया जाना है तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ संबंधित जो हाई कोर्ट है उसके वह उसके अध्यक्ष होंगे, और साथ ही साथ बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर जो हैं वह उसके सदस्य होंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर गठन किया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं वह उसके 2 सदस्य जो हैं उसके मेंबर होंगे। और साथ ही साथ वे लोग जो 2 मेंबर होंगे वह मनोनीत किए जाएंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो शिकायत इन लोगों जो वकील के द्वारा किया जाएगा उनका बातचीत के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा उसके निपटारे का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही स्पष्ट प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें केस मुकदमे का प्रावधान नहीं किया गया है। मध्यस्थता के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा चीज़ों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक और भी लगातार चर्चा में इधर रहा है कि वकीलों को कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत लाया जाए। मतलब कि वकील यदि बाद के दौरान, यदि केस के दौरान या कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की गलती होती है, किसी प्रकार की भूल चूक होती है, तो उसके लिए उन्हें कंज्यूमर फोरम में लाने की बात उठ रही थी बार बार। लेकिन इस बिल में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि अधिवक्ताओं के कर्तव्यों के निर्वहन में, स्पष्ट मैं बात कर दूं, यदि उनके ड्यूटी के निर्वहन में, यदि वह केस को लड़ रहे हैं उसके निर्वहन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है, ठीक है, तब अधिवक्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और इसके लिए कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकेगा। यह बिल में बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है और इसकी आवश्यकता भी थी। इसकी बार बार मांग उठ रही थी। मैंने भी बहुत बार ईमेल इस मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किया था, तो बार काउंसिल ने इसे बहुत ही स्पष्ट तौर पर अपने बिल में जगह भी दिया है कि यदि वकील के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, अपने ड्यूटी को डिस्पेंस करने के दौरान कोई भी तरह की त्रुटि होती है, कोई भी तरह की गलती होती है, तब ऐसी स्थिति में उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी वकील के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पुनः एक जगह पर स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी वकील को गिरफ्तार करने की बात है, ठीक है, उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा लागू किया गया है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर सारे पेपर्स को प्रोड्यूस करना होगा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे ही किसी वारंट जारी नहीं कर देंगे, ऐसे ही कोई आदेश जारी नहीं कर देंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस वकील को जिसके खिलाफ में यह मुकदमा दायर किया गया है उसको वो 24 घंटे का समय देंगे और यह अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कि वह अपना स्पष्टीकरण दे, और स्पष्टीकरण देने के बाद यदि उनको लगता है कि उन्हें जमानत वकील को दी जा सकती है तो उसे जमानत दे दी जाएगी, उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है और उसके पूरी सुनवाई के बाद
या फिर उन्हें लगता है कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाना है तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर देंगे, और इन्वेस्टिगेशन भी 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि यह मामला जिला जज के स्तर का है, आप जैसे क्रिमिनल केस में बहुत सारे स्टेज होते हैं, यदि यह मामला जिला जज के स्तर का है तो उस मामले की सुनवाई जिला जज ही करेंगे। दूसरी चीज है कि बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि यदि इस मुद्दे पर किसी व्यक्ति को, किसी वकील को के ऊपर केस किया जाता, अभियुक्त बनाया जाता है कि वह किसी केस में गवाही है, तब ऐसी स्थिति में भी इसका इन्वेस्टिगेशन सीजेएम या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा किया जाएगा और उस आधार पर उसे किसी केस में फंसाया नहीं जा सकता है। इसमें बहुत ही स्पष्ट प्रावधान इन सारी चीज़ों को किया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है, अभी आप लोग देख रहे होंगे पैंडेमिक के पीरियड में लगातार वकील के सामने जीविकोपार्जन की समस्या आ खड़ी हुई थी। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अभी जो पैंडेमिक आया, जो महामारी आई, ये प्राकृतिक आपदा ही थी और पिछले 1.5 साल से वकीलों का पूरा प्रैक्टिस ठप पड़ा हुआ है और लोअर कोर्ट में तो स्थिति और भी बुरी है। हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट सभी ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसमें 10% ही केसेस की सुनवाई हो पा रही है। तो निश्चित रूप से वकीलों के सामने एक आजीविका की समस्या आ खड़ी हुई है, उनके सामने लाइवलीहुड की समस्या आ खड़ी हुई है। इस बात को भी इस बिल में बहुत ही स्पष्ट तौर पर रखा गया है और कहा गया है कि यदि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वकीलों को 15,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने कामों को कर सके। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जिनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, उन्होंने उसमें 20% वकील तो ऐसे हैं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, 20% वकील ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को ही त्याग दिया है और वह अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए दूसरे किसी और काम को कर रहे हैं। इसे मैं गलत भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या है। यदि जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर वह वकालत क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो उन्हें जिंदा रहने की आवश्यकता थी। तो 20% वकील ऐसे हैं, भैया जो पेपर न्यूज है उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि 20% वकील ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशन को ही छोड़ दिया है। और सोचिए कि एक डिग्निफाइड प्रोफेशन का लोग यदि छोड़ देता है तो कितनी बुरी स्थिति उनके साथ होती है। वाइट कॉलर जॉब है, कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते हैं, कोई वैसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि इस प्रोफेशन की बेइज्जती हो। तो इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो 15,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और अंत में इसमें यह कहा गया है कि इसे विशेष अधिनियम का दर्जा देने का प्रावधान इसमें रखा गया है और यह भी रिक्वेस्ट किया गया है कि इसे पार्लियामेंट में जल्द से जल्द पेश कर इसे एक एक्ट का रूप दिया जाए। तो मित्रों, अब समय आ गया है हम लोगों को इस बिल को सपोर्ट करने का। आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोगों ने इस बिल को पढ़ा है या फिर समझा है, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना अनुमोदन जरूर दें, जिससे कि उनका हौसला भी बुलंद रहे और यह बिल को एक्ट में परिणत किया जा सके, जिससे कि हम सभी को सुरक्षा मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से सारे प्रावधानों को समझने का मौका मिला होगा और समझ चुके होंगे और आप उम्मीद करता हूं कि इस प्रोफेशन में अच्छा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी लगातार ही आप लोगों के सामने मैं नए नए तथ्यों को, नए नए वीडियो को लेकर आने वाला हूं। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद।